साल 1526, पानीपत का वो मैदान जहां इतिहास अपनी सबसे बड़ी करवट लेने वाला था। एक तरफ खड़ा था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसकी 1 लाख सैनिकों की विशाल फौज के सामने जमीन छोटी पड़ रही थी, और दूसरी तरफ महज 12,000 सैनिक, जिन्हें लीड कर रहा था मध्य एशिया की धूल भरी राहों से आया तैमूर और चंगेज खान की विरासतों का वारिस ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये जंग सिर्फ सेनाओं की नहीं, बल्कि पुरानी रूढ़ियों और नई तकनीक के बीच होने वाली थी। दुनिया की नजरों में बाबर की हार तय थी, लेकिन उस दिन पानीपत की हवाओं में कुछ ऐसा गूंजा जिसने आने वाली 3 सदियों के लिए हिंदुस्तान का नसीब लिख दिया। वो थी बारूद की पहली गड़गड़ाहट। आज हम उस मुगल साम्राज्य की दास्तान देखेंगे जो एक छोटे से हमले से शुरू हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और फिर रंगून की एक गुमनाम कोठरी में जाकर दफन हो गया। आखिर वो कौन सी गलतियां थीं जिन्होंने सोने की चिड़िया के मालिकों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया? चलिए जानते हैं इतिहास का वो सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। इतिहास की धूल भरी गलियों में कुछ ऐसी कहानियां दफन हैं जिन्होंने न केवल सीमाओं को बदला, बल्कि पूरी सभ्यताओं के भाग्य को ही नया मोड़ दे दिया। ये कहानी शुरू होती है मध्य एशिया की उन सर्द वादियों से जहां पहाड़ों की चोटियां आसमान को छूती थीं। साल था 1494। फरगाना नाम की एक छोटी सी रियासत में एक 12 साल के लड़के के सिर पर कांटों भरा ताज रखा गया। उस लड़के का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। लेकिन शायद उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये 12 साल का लड़का एक दिन हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगा। बाबर कोई साधारण राजकुमार नहीं था। उसकी रगों में 2 महान विजेताओं का रक्त दौड़ रहा था, पिता की ओर से तैमूर लंग और माता की ओर से चंगेज खान। लेकिन इतनी महान विरासत के बावजूद बाबर का जीवन आसान नहीं था। महज 12 साल की उम्र में पिता को खोने के बाद उसे अपने ही रिश्तेदारों की साजिशों का सामना करना पड़ा। समरकंद, जो उसके पूर्वजों की राजधानी थी, बाबर का सबसे बड़ा सपना था। लेकिन हर बार जब वो उसे जीतने के करीब पहुंचता, किस्मत उससे जीत छीन लेती। कई बार ऐसा हुआ कि बाबर के पास न रहने के लिए घर था, न सिर छिपाने के लिए कोई किला। वो पहाड़ों में एक भगौए की तरह भटकता रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना जल रहा था, एक ऐसा साम्राज्य बनाने का सपना जो इतिहास बदल दे। और फिर किस्मत ने एक बड़ा मोड़ लिया। साल 1504, बाबर ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। अब उसके पास एक राजधानी थी, एक सेना थी और सबसे महत्वपूर्ण, एक सपना था। काबुल की ठंडी हवाओं में बैठकर बाबर अक्सर दक्षिण की ओर देखता था, जहां फैला हुआ था हिंदुस्तान। उस समय हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोना, चांदी, मसाले और अपार संपत्ति। यही वजह थी कि दुनिया भर के आक्रमणकारियों की नजरें इस पर टिकी रहती थीं। लेकिन बाबर का इरादा सिर्फ लूटने का नहीं था, और यही वो बात थी जिसने इतिहास को बदल दिया। उधर दिल्ली की गद्दी पर लोदी वंश का सुल्तान इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था, लेकिन उसका स्वभाव अहंकारी और कठोर था। उसके अपने ही अमीर और सरदार उससे नाराज रहने लगे थे। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने आखिरकार बाबर को भारत पर हमला करने का निमंत्रण भेज दिया। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा ने भी बाबर को संदेश भेजा था। उन्हें लगा था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर की तरह आएगा, दिल्ली को लूटेगा और वापस काबुल लौट जाएगा। लेकिन बाबर की योजना कुछ और ही थी। वो हिंदुस्तान में एक नया साम्राज्य बसाने आया था। 15 दिसंबर 1525 बाबर ने अपनी सेना के साथ सिंधु नदी पार की। उसके पास केवल 12,000 सैनिक थे, लेकिन सामने था 1 लाख से ज्यादा सैनिकों का विशाल साम्राज्य। अगर आप उस समय किसी से पूछते कि इस युद्ध में कौन जीतेगा, तो लगभग हर कोई एक ही नाम लेता,
इब्राहिम लोदी। लेकिन इतिहास अक्सर वही करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान, युद्ध शुरू हुआ और पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर तोपों की गड़गड़ाहट गूंजी। बारूद की आवाज से लोधी के युद्ध हाथी बेकाबू हो गए और उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। इसी पल बाबर के घुड़सवारों ने तुगलमा रणनीति के तहत लोधी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही घंटों में युद्ध खत्म हो गया और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल चुनौती अभी बाकी थी। जल्द ही बाबर का सामना हुआ राजपूतों के महान योद्धा राणा सांगा से। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ बाबर की सेना थी और दूसरी तरफ राजपूतों का अदम्य साहस। राजपूत योद्धाओं की वीरता देखकर बाबर की सेना भी कुछ समय के लिए भयभीत हो गई थी। तब बाबर ने एक नाटकीय फैसला लिया। उसने अपने शराब के प्याले तोड़ दिए और अपनी सेना को धार्मिक जोश से भर दिया। ये युद्ध केवल तलवारों और भालों का नहीं था, ये युद्ध हौसले और आत्मबल का भी था। कहा जाता है कि मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, लेकिन इसके बावजूद वे युद्ध के मैदान में डटे रहे और अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते रहे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा था, राजपूत मरना जानते हैं लेकिन झुकना नहीं। आखिरकार खानवा की लड़ाई में बाबर को विजय मिली। इस जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और मुगल सत्ता को मजबूत करना शुरू किया। लेकिन इतिहास के इस महान विजेता को अपने साम्राज्य का फल ज्यादा समय तक भोगने का अवसर नहीं मिला। 26 दिसंबर 1530 को मुगल सल्तनत की नींव रखने वाले इस पहले बादशाह की मृत्यु हो गई। मरने से पहले बाबर ने अपनी वसीयत में इच्छा व्यक्त की थी कि उसे काबुल की मिट्टी में दफनाया जाए, वही काबुल जहां से उसके संघर्ष और विजय की यात्रा शुरू हुई थी। आज भी उसकी कब्र अफगानिस्तान के काबुल शहर में स्थित बाग-ए बाबर में मौजूद है, जो उसके जीवन की कहानी को खामोशी से बयान करती है। बाबर अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया था जिसकी जड़ें अब हिंदुस्तान की मिट्टी में गहराई तक फैल चुकी थीं। ये साम्राज्य उसने अपने बेटे हुमायूं को सौंपा, लेकिन हुमायूं के लिए ये विरासत किसी कांटों भरे बिस्तर से कम नहीं थी। हुमायूं स्वभाव से एक शांत, विद्वान और संवेदनशील व्यक्ति था। उसे ज्योतिष, सितारों और भूगोल में गहरी रुचि थी, लेकिन युद्ध और राजनीति के कठिन मैदान में वो अपने पिता बाबर जैसी फुर्ती और निर्णायकता नहीं दिखा पाया। इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं को अफीम की लत भी थी, जो कई बार उसके निर्णयों को कमजोर बना देती थी। इसी समय एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी उभरकर सामने आया, शेर शाह सूरी। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी छीन ली। मुगल बादशाह को अपना ही साम्राज्य छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद हुमायूं के जीवन का एक कठिन दौर शुरू हुआ। लगभग 15 वर्षों तक वो रेगिस्तानों, पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में दर दर भटकता रहा। लेकिन इतिहास की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसी संघर्ष और निर्वासन के दौर में एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला था जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाएगा। इसी दौरान सिंध के अमरकोट में एक बच्चे का जन्म हुआ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं ने लंबे संघर्ष और निर्वासन के बाद आखिरकार 1555 में दिल्ली की गद्दी फिर से हासिल कर ली। ऐसा लग रहा था कि मुगल साम्राज्य एक बार फिर अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1556 में एक अजीब और दुखद दुर्घटना घटी। कहा जाता है कि अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण हुमायूं गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह मुगल साम्राज्य एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में पहुंच गया। उस समय हुमायूं का बेटा अकबर केवल 13 साल का था। इतनी कम उम्र में ही उसके कंधों पर एक विशाल साम्राज्य की जिम्मेदारी आ गई। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी और उत्तर भारत में एक नया शक्तिशाली प्रतिद्वंदी उभर चुका था, राजा हेमू। हेमू एक असाधारण सेनापति था। उसने कई युद्धों में जीत हासिल की और आखिरकार दिल्ली पर कब्जा कर लिया।
ऐसा लगने लगा था कि मुगल साम्राज्य का अंत अब निश्चित है। लेकिन अकबर के साथ था एक अनुभवी और वफादार सेनापति, बैरम खान। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में इतिहास एक बार फिर करवट लेने वाला था। ये था पानीपत का दूसरा युद्ध। युद्ध की शुरुआत में पलड़ा राजा हेमू की सेना की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा था। उनकी सेना लगातार बढ़त बना रही थी और मुगलों की हार लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन तभी युद्ध के मैदान में एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक भटकता हुआ तीर हेमू की आंख में आकर लगा। उनके घायल होते ही सेना में अफरा तफरी मच गई। अपने नेता को गिरता देख सैनिकों का मनोबल टूट गया और उनकी सेना में भगदड़ फैल गई। इस अप्रत्याशित मोड़ ने युद्ध का रुख बदल दिया। मुगलों को जीत मिली और इसी के साथ युवा अकबर दिल्ली का निर्विवाद बादशाह बन गया। यही वो क्षण था जहां से मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग की शुरुआत होने वाली थी। अकबर एक कुशल योद्धा तो था, लेकिन वो एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था। उसने जल्द ही ये भांप लिया कि हिंदुस्तान जैसी अदम्य सरजमी पर हुकूमत सिर्फ तलवार की धार से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों के रास्ते की जा सकती है। और इसी सोच ने उसे शहंशाह हिंद से अकबर महान बना दिया। अकबर वो पहला मुगल बादशाह था जिसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को खत्म कर दिया। उसने ये बखूबी समझ लिया था कि एक मजबूत साम्राज्य तभी टिक सकता है जब देश की जनता को बराबरी का हक मिले। उसने राजपूतों की ताकत को कुचलने के बजाय उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्हें अपने साम्राज्य का सबसे मजबूत खंभा बना दिया। आमेर की राजकुमारी, जिन्हें इतिहास जोधाबाई के नाम से जानता है, उनके साथ अकबर का निकाह सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं था, बल्कि ये 2 अलग अलग संस्कृतियों का मिलन था। अकबर ने जोधाबाई पर कभी धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला, बल्कि उनके सम्मान में महल के भीतर ही एक मंदिर बनवा दिया। यही वो दौर था जब हिंदुस्तान में एक मिली-जुली तहजीब की नींव रखी जा रही थी। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर एक वीरान पहाड़ी पर अकबर ने अपनी कल्पनाओं का शहर बसाया, फतेहपुर सीकरी। ये केवल ईंट और पत्थरों का शहर नहीं था, बल्कि मुगल शिल्पकला का वो बेजोड़ नमूना था जिसने दुनिया को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। यहीं खड़ा है बुलंद दरवाजा, आसमान को छूता हुआ वो द्वार जिसे आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। लेकिन सीकरी सिर्फ इमारतों के लिए नहीं, बल्कि अकबर के उस सोच के लिए जानी जाती थी जिसने मजहबी दीवारों को गिरा दिया। सीकरी के इबादत खाने में जब शंख की आवाज़, अजान की गूंज और ईसाइयों की प्रार्थनाएं एक साथ मिलती थीं, तो हिंदू, मुस्लिम, जैन और पारसी विद्वानों के बीच ज्ञान का मंथन होता था। इसी मंथन से जन्म हुआ दीने इलाही का, एक ऐसा रास्ता जिसका मूल मंत्र था सुलह कुल, यानी सबके साथ शांति। अकबर अब सिर्फ एक सुल्तान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु बनने की राह पर था। मगर इस जीत के शहर का अंत किसी डरावने सपने जैसा था। करीब 15 सालों तक मुगल साम्राज्य की धड़कन रहने वाला ये भव्य शहर अचानक खामोश हो गया। रातों रात राजधानी खाली कर दी गई। इतिहासकार आज भी हैरान हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच यही माना जाता है कि पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते इस शहर ने शहंशाह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज सीकरी के वो सूने खंडहर उस दौर के वैभव और उसकी बेबसी की गवाही देते हैं। अकबर की महत्वाकांक्षा सिर्फ महलों तक सीमित नहीं थी, उसकी सेना अब और भी घातक और आधुनिक हो चुकी थी। जहां राजपूत अपनी बेजोड़ स्टील की तलवारों और वीरता के लिए मशहूर थे, वहीं अकबर ने युद्ध का तरीका ही बदल दिया। उसने हाथियों को लोहे के अभेद्य कवच से लैस किया और बारूद व बंदूकों का वो जाल बिछाया कि दुश्मन के पैर उखड़ने लगे। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की सीमाएं 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गईं। काबुल से लेकर बंगाल तक सिर्फ एक ही झंडा था। लेकिन अकबर की असली ताकत उसकी सेना नहीं, उसके नवरत्न थे। बीरबल की चतुराई, तानसेन की जादुई राग और अबुल फजल की कलम ने मुगल दरबार को ज्ञान और कला का केंद्र बना दिया। अकबर ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं खड़ा किया, बल्कि एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की जिसने सदियों तक भारत के भविष्य की दिशा तय की। 1605 में जब अकबर की आंखें बंद हुईं, तो वो अपने पीछे एक ऐसा हिंदुस्तान छोड़ गया था जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाने लगा था। अक्टूबर 1605,
हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अकबर ने अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा था जो न केवल सरहदों में विशाल था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर खड़ा था। अकबर ने साबित कर दिया था कि एक महान शासक वो नहीं जो सिर्फ जमीन जीतता है, बल्कि वो है जो लोगों का विश्वास जीतता है। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का एक नया दौर शुरू हुआ, जहां जंग से ज्यादा कला और संस्कृति पर जोर दिया गया। अब सत्ता शहजादे सलीम के हाथों में थी, जो जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठे, जिसका अर्थ था पूरी दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर को विरासत में एक समृद्ध, शांत और फौलादी साम्राज्य मिला था। जहांगीर महज एक बादशाह नहीं, बल्कि एक बेहद संवेदनशील लेखक और कला का पारखी था। उसे चित्रकला का इतना गहरा ज्ञान था कि वो किसी भी तस्वीर को देखकर दावे से कह सकता था कि आंख किसने बनाई है और हाथ किस कलाकार ने। अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-जहांगीरी में उसने फूलों, खुशबुओं और कुदरत के प्रति अपने अगाध प्रेम का जिक्र किया है। उसने कश्मीर की वादियों में शालीमार और निशात जैसे जन्नतनुमा बाग लगवाए। उसके दौर में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर थी, जहां उस्ताद मंसूर जैसे चित्रकार परिंदों और जानवरों की ऐसी तस्वीरें उकेरते थे जो बोल पड़ती थीं। लेकिन जहांगीर सिर्फ रंगों का शौकीन नहीं था, वो न्याय का बड़ा पाबंद था। उसने अपने महल की दीवार पर न्याय की सुनहरी जंजीर लगवाई थी। कहा जाता है कि आधी रात को भी अगर कोई पीड़ित उस जंजीर को खींचता तो उसकी गुहार सीधे बादशाह के कानों तक पहुंचती थी। जहांगीर घंटों दरबार लगाकर आम आदमी की छोटी छोटी समस्याएं सुनता था। जहांगीर के ही दौर में व्यापार का ऐसा विस्तार हुआ कि सूरत के बंदरगाह पर विदेशी जहाज़ों का तांता लगा रहता था, और इसी रास्ते से अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार की पहली नींव रखी। लेकिन जहांगीर के जीवन और सल्तनत पर सबसे गहरा प्रभाव था उनकी मलिका नूरजहां का। नूरजहां न केवल बेपनाह खूबसूरत थीं, बल्कि राजनीति और युद्ध कला की भी माहिर खिलाड़ी थीं। उनकी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर के शाही सिक्कों पर बादशाह के साथ मलिका नूरजहां का नाम भी अंकित होता था। जहांगीर के शासन ने मुगल तहजीब और शिष्टाचार को वो नया रूप दिया जिसकी महक आज भी दिल्ली और लखनऊ की संस्कृति में महसूस की जा सकती है। लेकिन मुगल वैभव का असली सूरज जहांगीर के बेटे खुर्रम यानी शाहजहां के दौर में चमका। इतिहास शाहजहां को इमारतों का बादशाह कहता है। उसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां की कलात्मक सोच और बेपनाह दौलत का सबसे बड़ा प्रतीक बना ताजमहल। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में सफेद संगमरमर से तराशी गई ये इमारत आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। शाहजहां ने यमुना के किनारे अपना नया शहर शाहजहानाबाद बसाया और वहां लाल किला और जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें खड़ी की। उस समय मुगल साम्राज्य दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य था। क्या आप जानते हैं, उस दौर में दुनिया का लगभग 1/4 सामान अकेले हिंदुस्तान में बनता था। इसी बेपनाह दौलत का मुजाहिरा करने के लिए शाहजहां ने एक ऐसी चीज बनवाई जिसकी कल्पना करना आज भी नामुमकिन लगता है। तख्त-ए-ताऊस यानी मयूर सिंहासन। इसे बनाने में उस दौर के 7 साल लगे थे। ठोस सोने से बने इस सिंहासन में अनगिनत हीरे, नीलम और माणिक जड़े थे। इसके ऊपरी हिस्से पर 2 मोर बने थे जिनके पंख कीमती पत्थरों से सजे थे। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी इसी सिंहासन की शोभा बढ़ाता था। तख्त-ए-ताऊस की कीमत उस समय ताजमहल बनाने की लागत से भी कई गुना अधिक थी। दीवाने खास की दीवारों पर फारसी में लिखा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। लेकिन जहां भव्यता अपनी चरम सीमा पर थी, वहीं अंदर ही अंदर साजिशों का जहर घुल रहा था। शाहजहां जब बूढ़ा होने लगा तो उसके चारों बेटों दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का खूनी युद्ध छिड़ गया। दारा शिकोह सबसे बड़ा और शाहजहां का चहेता था, जो अपने दादा अकबर की तरह उदार था। लेकिन उसका छोटा भाई औरंगजेब एक कुशल सेनापति और बेहद महत्वाकांक्षी योद्धा था।
साल 1658 औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को हराकर और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके सत्ता हथिया ली। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के अंतिम 8 साल उसी किले की एक कोठरी से सिर्फ ताजमहल को देखते हुए बिताए। वैभव का वो युग अब कट्टरता की ओर मुड़ चुका था। तख्ते ताऊस, जिस पर कभी शाहजहां शान से बैठता था, अब एक ऐसे बादशाह के हाथ में था जिसकी सोच तलवार की धार जैसी तेज और ठंडी थी। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की बेरहमी से हत्या कर दी और उसका कटा हुआ सिर एक थाल में सजाकर अपने ही पिता शाहजहां के पास भेजा। ये इस बात का पैगाम था कि अब मुगल साम्राज्य दया से नहीं बल्कि खौफ और कट्टरता से चलेगा। साल 1658 में जब औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठा तो मुगल साम्राज्य का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। औरंगजेब अपने पूर्वजों के विपरीत ना तो कला का शौकीन था और ना ही संगीत का। वो एक कट्टर और अनुशासित शासक था। उसने अकबर की उन उदार नीतियों को जड़ से उखाड़ फेंका जिन्होंने साम्राज्य को जोड़ रखा था। जहां मुगल दरबार कभी महफिलों, संगीत और रक्स यानी नृत्य के लिए जाना जाता था, अब वहां सिर्फ खौफनाक सन्नाटा पसरा रहता था। औरंगजेब ने शराब और नाच गाने पर पाबंदी लगा दी। अब मुगल सल्तनत खुशियों से नहीं बल्कि सख्त कानूनों से चलने वाली थी। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य का वो फौलादी ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। उसके उत्तराधिकारी कमजोर, अयोग्य और अय्याश निकले। अब दिल्ली के तख्त पर वो रौब नहीं बचा था जो कभी दुनिया को कंपा देता था। साल 1739 में मुगल सल्तनत को वो जख्म मिला जो कभी नहीं भरा। ईरान का राजा नादिर शाह एक तूफान की तरह दिल्ली पर टूटा। उसने न केवल गलियों में खून की नदियां बहाईं बल्कि मुगलों की आन बान और शान, तख्ते ताऊस, मयूर सिंहासन और बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया। जिस सिंहासन पर बैठकर बाबर से लेकर शाहजहां तक ने आधी दुनिया पर हुकूमत की थी, उसका छिन जाना साम्राज्य की आत्मा निकल जाने जैसा था। इसके बाद मुगल बादशाह महज महलों की कठपुतली बनकर रह गए। बाहर की दुनिया बदल रही थी। कभी मराठों का भगवा परचम लहराता तो कभी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें मजबूत करती गई। साल 1857 तक आते आते मुगल शासन सिर्फ दिल्ली के लाल किले की 4 दीवारी तक सिमटकर रह गया था। 1857 का वो पहला स्वतंत्रता संग्राम, जब सदियों से सोई भारत की आत्मा अचानक जाग उठी। विद्रोहियों ने एक बार फिर उम्मीद की नजरों से दिल्ली की ओर देखा और बूढ़े लाचार बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विद्रोह नाकाम रहा और दिल्ली की गलियां अपनों के ही खून से लाल हो गईं। अंग्रेजों ने जफर की आंखों के सामने उनके बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी और मुगल वंश के इस अंतिम चिराग को कैद करके म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया। 7 नवंबर 1862 रंगून की एक सीलन भरी अंधेरी कोठरी में, जहां सूरज की किरणें भी शायद ही पहुंचती थीं, बहादुर शाह जफर ने अपनी अंतिम सांस ली। जफर, जो न केवल एक बादशाह बल्कि एक बेहतरीन शायर भी थे, उन्होंने अपनी बेबसी को इन अमर अल्फाज में पिरोया। कितना है बदनसीब जफर, दफन कर लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। मुगल साम्राज्य, जिसने पानीपत के मैदान की तोपों की गड़गड़ाहट और बारूद के धुएं से अपनी गौरवशाली यात्रा शुरू की थी, वो रंगून की एक गुमनाम कब्र में खामोशी के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। आज मुगल नहीं है, लेकिन वे अपने पीछे लाल किला, ताजमहल और एक ऐसी संस्कृति छोड़ गए हैं जो आज भी भारत की रग रग में रची बसी है। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है, साम्राज्य तलवारों से बनते तो हैं, पर टिकते सिर्फ जनता के विश्वास पर हैं। बाबर ने जिस साम्राज्य की नींव पानीपत के मैदान में रखी थी, वही मुगल साम्राज्य आखिरकार रंगून की एक गुमनाम मिट्टी में जाकर सिमट गया। लेकिन इस पूरे उतार चढ़ाव भरे इतिहास में एक चीज कभी नहीं बदली, और वो है इस धरती के वीर। मुगलों ने भारत को शानदार इमारतें, भव्य शहर और नई तहजीब दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राजपुताना के वीरों ने इस भूमि को स्वाभिमान, अटूट साहस और बेमिसाल बलिदान का असली अर्थ समझाया। यही कारण है कि आज भी जब इतिहास को पलटकर देखा जाता है
तो महलों की चमक से ज्यादा उन तलवारों की खनक और बलिदान की कहानियां याद रखी जाती हैं। और शायद यही वजह है कि इतिहास